तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक है भारत और विश्व के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार है। ये राष्ट्रवाद है, यानी भारत में राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद में सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद के उदय के कारण किसके? राष्ट्रवाद के उदय के कारण। दूसरा बिंदु है महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन। तीसरा बिंदु है असहयोग आंदोलन, यानी सत्याग्रह। दूसरा है, अगला है सत्याग्रह। इससे अगला बिंदु है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। और उससे अगला बिंदु है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और लास्ट में जो बताया है असहयोग आंदोलन। साथियों, ये मानचित्र के अनुसार, यानी इस टिप्पणियों के अनुसार हम आपको अध्याय 2 को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बिंदु 1 पर आए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये राष्ट्रवाद के उदय के कारण। साथियों, भारत में औपनिवेशिक सरकार थी। भारत में कौन सरकार थी? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक सरकार, यानी अंग्रेजों की सरकार, विदेशी सरकार। ये सरकार थी 1913 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का समय था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया। जब भाग लिया भारत ने, तो भारतीय सेनाएं प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध करने गई। उसमें भारतीय सेना की और संसाधनों की भारी क्षति हुई, भारी नुकसान हुआ। और उस नुकसान की पूर्ति के लिए
उस तत्कालीन भारतीय सरकार ने लोन लिया। क्या लिया? लोन, यानी ऋण लिए। ऋण के अलावा इन्होंने कर को बढ़ा दिया। करों को भारी मात्रा में बढ़ा दिया गया। इसके उपरांत जब ये विश्व युद्ध में सैनिक शहीद हुए तो सैनिकों की कमी आई, तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से, गांवों से जबरन भर्ती करने लगे। जबरन सिपाहियों की ग्रामीण क्षेत्रों से भर्ती की जाने लगी। जिससे ग्रामीणों में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध रोष बढ़ने लगा। तीन 1918, 19 और 1920, 21 में भारतीय किसानों की फसल नष्ट हो गई। और किसानों की जब नष्ट हो गई तो देश के अंदर भारी खाद्य सामग्री की कमी आ गई और उस कमी के कारण भारतीयों को भूखा रहना पड़ा। भारतीय किसानों की फसल नष्ट हो गई और खाद्य सामग्री की कमी आ गई। खाद्य सामग्री की कमी आ गई। जब खाद्य सामग्री की कमी आ गई तो देश में लोग भूख से तरसने लगे, भूखे प्यासे मरने लगे। उसी समय देश के अंदर प्लेग फैलने लगा। उसी समय देश में प्लेग और महामारी फैली, जिससे लाखों की संख्या में भारतीय लोग मारे गए। भारतीय लोग
मारे गए। इन सबके आंकड़े 1921 की जनगणना के अनुसार सामने आए। पांचवा बिंदु है 1921 की जनगणना के अनुसार भारत में महामारी दुर्भिक्ष से करीब 130 लाख भारतीय मारे गए। ये भारत में राष्ट्रवाद के उदय के तत्कालिक कारण रहे। इसके बाद हम आपको जो अगला बिंदु है, भारत में जो महात्मा गांधी जो भारत के मूल के महात्मा गांधी थे, वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से वकालत करने के बाद एक कंपनी की वकालत करने दक्षिणी अफ्रीका गए और दक्षिणी अफ्रीका से जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका में गए, वहां से जब भारत आए तो वह जनवरी 1915 में आए। अब हमारा अगला बिंदु है सत्याग्रह। सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जो अहिंसात्मक रूप से था, उसी को सत्याग्रह कहा गया। दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध गांधी जी ने एक प्रयोग किया कि अहिंसात्मक
तरीके से आंदोलन, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाया जिसको सत्याग्रह कहा गया, यानी दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध गांधी जी ने एक प्रयोग किया कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया जिसको सत्याग्रह कहा गया। और महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह चलाया भारत में सबसे पहले सत्याग्रह चलाया कौन सा? बिहार के चंपारण में 1916 में जो नील के खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, भारत में सबसे पहले सत्याग्रह चलाया बिहार के चंपारण में 1916 में नील के बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए, क्योंकि इन मजदूरों पर मालिकों द्वारा अत्याचार किया जाता था। क्या? जो मजदूर थे बागानों में, नील के खेती के बागानों में काम करने वाले थे, उनको जबरन उनकी खेती पर नील की खेती कराई जाती और नील की खेती कराने पर उनको पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं दिया जाता और जो अनुबंध, कठोर अनुबंध थे, उनके विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। और उन मजदूरों को महात्मा गांधी ने जाकर के आंदोलन के लिए प्रेरित किया और उन मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। पहला था चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन का रूप लिया उसने। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। जो खेड़ा सत्याग्रह है गुजरात के खेड़ा जिले में, गुजरात के खेड़ा जिले में भारी मात्रा में किसानों पर कर लगा दिए गए और उस समय किसानों की फसल नष्ट हो गई। नष्ट होने के कारण वे कर देने में असमर्थ थे और किसान चाहते थे करों में कमी की जाए और उनसे
कम वसूला जाए। खेड़ा जिले में फसल नष्ट होने के कारण वहां की सरकार ने अधिक कर वसूलना चाहा। अधिक कर वसूलना चाहा, लेकिन किसानों की हालत खराब होने के कारण लेकिन किसानों की हालत खराब होने के कारण किसानों की हालत खराब होने के कारण वह कम मात्रा में कर देना चाहते थे। कर देना चाहते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी को इसकी जानकारी लगी तो महात्मा गांधी जी वहां जाकर के किसानों से कहा कि तुम कर मत दो, और जब किसानों से मना कर दिया तो वो परिस्थिति खेड़ा सत्याग्रह के रूप में उभर के सामने आई। तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। बच्चों, साथियों, अहमदाबाद में सूती मिल मालिकों ने मजदूरों के खिलाफ शोषण पूर्ण व्यवहार और उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन शुरू किया, जिसके विरुद्ध यह सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया वह था
बिहार का चंपारण सत्याग्रह 1916 में। दूसरा था गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह 1917 में। और तीसरा जो था अहमदाबाद सत्याग्रह, यह 1918 ईसा में किया गया कि जो सूती मिल मालिक थे मजदूरों के खिलाफ शोषणपूर्ण व्यवहार करते और उनके ऊपर या उनके साथ अत्याचार किए जाते थे, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया। अब हम आगे आपको इन सत्याग्रह के बाद रॉलेट एक्ट की जानकारी बता रहे हैं। एक रॉलेट एक्ट कानून था, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को, जो राजनीतिक भारतीय था, जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उसको पकड़ करके बगैर मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। यह रॉलेट एक्ट था। यानी किसी भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या राजनीतिक व्यक्ति को, जो उनको ये लगता था कि ये हमारे राज्य के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो बगैर मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। राजनीतिक व्यक्ति को दो साल के लिए बगैर मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। ये रॉलेट एक्ट है। इस रॉलेट एक्ट के बाद 6 अप्रैल को अमृतसर में जो कुछ लोगों को जबरदस्ती मार दिया गया पुलिस के द्वारा। 10 तारीख को जैसे 6 अप्रैल को अमृतसर में कुछ लोगों को गोली से मार दिया गया। यानी गोली से किसने? सिपाहियों ने। 10 अप्रैल को दस अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्वक एक जुलूस निकल रहा था। उस समय 10 अप्रैल को अमृतसर में
शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, जिस पर सिपाहियों ने गोली चलाकर लोगों को मार दिया। आगे हम 10 अप्रैल के बाद यह कानून रॉलेट एक्ट है जो 1919 में लागू हुआ था, और ये जो घटना है अमृतसर की 6 अप्रैल 1919 की और 10 अप्रैल 1919 की। इसके बाद 10 तारीख के बाद पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ी घटना घटी, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये बैसाखी का त्योहार था। जब बैसाखी का त्योहार था तो कुछ लोग तो बैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए, और वह जलियांवाला बाग था वह 4 दीवारी थी। उस बाग 4 दीवारी थी चारों तरफ, और उसके ऊंचे ऊंचे डंडे थे, गेट लगे हुए थे, लोग उसमें बैसाखी मना रहे थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सभा करने के लिए आए थे। और जब ये 10 तारीख और 6 तारीख की घटना घटी तो उन्होंने देखा, तत्कालिक सरकार ने, कि भाई हमारे खिलाफ जनाक्रोश हो रहा है, तो उन्होंने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। कुछ समय बाद मार्शल लॉ लगा दिया, और इस मार्शल लॉ की जो वैसाखी का त्योहार मना रहे थे, वैसाखी का त्योहार तेरह अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। कहां से? ग्रामीण क्षेत्र से भारी मात्रा में मेले में लोगों ने भाग लिया और त्योहार को मनाया। कुछ राजनीतिक व्यक्ति थे, वे रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने सभा की। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सभा हुई। इसकी जानकारी जनरल ओडायर को लगी, तो जनरल ओडायर सैकड़ों की संख्या में सिपाहियों को लेकर के जलियांवाला बाग में पहुंच गया। जनरल ओडायर
जनरल ओडायर जलियांवाले बाग में अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गया। अपने सिपाहियों के साथ पहुंचकर जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हुए। यह नृशंस हत्याकांड पूरे देश में छा गया और पूरे देश में राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हर गांव में, उत्तर भारत में तो इसका भारी विरोध हुआ। साथियों, आज हम आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।